हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आप सभी का अपना स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले हम अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे। अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। कौन सी में? उत्तल दर्पण में, कन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ना। जब भिन्न भिन्न स्थितियों में वस्तु को रखा जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं और उनकी प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आप एक उत्तल दर्पण देख रहे हैं, ये है, ये प्रधान अक्ष है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, देखे ना। आप एक देखिए बहुत दूर रखा हुआ है ये समझिए बिंब, ये भी अनंत पे है, तो इससे आ रही किरणें डॉट डॉट कर दिखाया गया, मतलब बहुत दूर से किरणें आ रही हैं। दर्पण से जब परावर्तित होगी तो प्रधान अक्ष के साथ साथ जो जाएगी वह प्रधान अक्ष से ही टकरा करके वापस लौट जाएगी परावर्तित होकर के, और प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें क्या होगी, बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये सब बाहर की तरफ परावर्तित होने वाली किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर है, फोकस पर कटती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? फोकस पे कटती हुई प्रतीत होंगी। इट्स अपीयर्स टू बी कन्वर्ज एट फोकस। ठीक है, तो फोकस से पर कटती हुई प्रतीत होगी, मतलब यहीं पर इमेज बनेगा, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। आप देख रहे हैं, और यह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। देख रहे हैं ना, ये वास्तव में नहीं कट रही हैं, कटती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा, बहुत छोटा होगा। देख रहे हैं ना, साइज नहीं दिख रहा है, मतलब बहुत छोटा होगा, सीधा होगा। उत्तल दर्पण के केस में हम मानेंगे कि प्रतिबिंब सीधा होगा। ठीक है ना, काल्पनिक होगा और बहुत छोटा होगा। ठीक है, और कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। देख रहे हैं ना, ये दर्पण है, इधर बाईं तरफ दर्पण के आगे हुआ, ये दर्पण के पीछे हुआ, तो दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा होगा और काल्पनिक होगा। ठीक है ना। देखिए, ये पहली स्थिति है, इसको टेबल की स्थिति में लिख दिया गया है। ये पहली स्थिति है कि अनंत पर जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो रही है? फोकस पे। कहाँ पर रही है? फोकस पे, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे देख रहे हैं ना, दर्पण के पीछे फोकस पे बन रही है, और अत्यधिक छोटा है। कौन सी है? बहुत अधिक छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब पॉइंट साइज का है, इतना छोटा है कि पॉइंट के साइज का है। ठीक है ना। और देख रहे हैं कि वास्तविक कटान से नहीं बन रही है, कटती हुई प्रतीत होती हैं, तो आभासी होंगी, मतलब वर्चुअल होंगी और सीधा होगी। ठीक है, क्या होगा? सीधा, इरेक्ट। ठीक है ना। उत्तल दर्पण के केस में हमेशा यह मानेंगे कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ठीक है ना। तो पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। वस्तु को अनंत से लाइए, किधर? दर्पण की तरफ। अनंत से वस्तु को आइए दूसरे केस में दर्पण की तरफ लाइए। पी और अनंत के बीच क्या रखना है? अनंत और पी माने दर्पण के ध्रुव के बीच। ठीक है, इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर रखेंगे। तो यहां किरणों पर विचार कीजिए। मुख्य अक्ष के समानांतर के साथ साथ जो किरणें जाएंगी से होकर वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पे लौट जाएगी। देख रहे हैं, लौट गई। दूसरी, प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरण जाएगी वह दर्पण से परावर्तित होकर के क्या होगी? पीछे की तरफ तिरछी रूप से परावर्तित हो जाएगी। अब एक ऐसी किरण पे विचार कीजिए जो वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित है। देखिए यह पीछे वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित है। देख रहे हैं ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप पढ़े हैं कि वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण
क्या होती है, उसी रास्ते से वापस लौट आती है। तो इधर से गई वक्रता केंद्र की ओर, तो और यहाँ से फिर लौट गई उसी रास्ते पे। देख रहे हैं, इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया गया है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। ठीक है, आप यह भी जानते हैं कि दर्पण के समानांतर किरणें फोकस पे अभिसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। अभिसरित होती हुई माने कन्वर्ज होती हुई। तो ये जो दर्पण प्रधान अक्ष के समानांतर है किरण है, यह फोकस पे अभिसरित होगी। देख रहे हैं ना, अभिसरित होती हुई प्रतीत होगी। अब जो किरण वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित है, देख रहे हैं, वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित है, डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया, तो यह डॉट डॉट करके बढ़ाया गया, मतलब अभिसरित होती हुई प्रतीत होंगी। तो ये दोनों किरण, परावर्तित किरण, ये और ये दोनों कहाँ कट रही हैं, यहाँ कट रही है। देखिए, जहाँ कट रही है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, हमने यहाँ प्रतिबिंब बना दिया सीध। देख रहे हैं ना, प्रतिबिंब बन गया। किधर बन रहा है, प्रधान अक्ष के ऊपर। कहाँ बन रहा है, प्रधान अक्ष के ऊपर। आप जानते हैं कि जब भी प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा होता है, तो सीधा है। वास्तविक कटान से बन रहा है, देखिए तो नहीं ना, वास्तविक कटान से नहीं बन रहा है, कटती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। और सीधा है, देखिए सीधा होगा, आभासी सीधा। ठीक है, और इसकी अपेक्षा यह बहुत छोटा है, देख रहे हैं ना, तो छोटा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। कहां बन रहा है, P और F के बीच, पोल, ध्रुव और फोकस के बीच स्थिति है इसकी। इसको हम टेबल फॉर्म में देखते हैं। इधर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच यदि बिंब को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनना है, P और F के बीच, P तथा F के बीच। किधर, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। देख रहे हैं ना, छोटा है, वस्तु की अपेक्षा छोटा है। छोटा कैसा है, आभासी है। ठीक है, और सीधा है, ऊपर की तरफ इरेक्ट है। ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये केवल दो स्थितियों पर ही हम विचार करेंगे। ठीक है, और इन दो स्थितियों में कैसा बन रहा है आपने अभी देखा। इसको टेबल फॉर्म में यहां लिख दिया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये हुआ उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का किरण आरेख। क्या हुआ, किरण आरेख। अब हमें पता करना है कि किसी वस्तु का, बहुत बड़ा वस्तु है, जैसे भवन है, ऊंचा भवन, लंबा पेड़ है, उसका छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनेगा। अभी तक हमने 3 दर्पणों के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, 3 के बारे में पढ़ा है ना। तो एक एक करके हम क्रियाकलाप करेंगे। समतल दर्पण लेकर के देखेंगे ना कि बड़ी वस्तु का उसमें पूरा प्रतिबिंब आ रहा है या नहीं। आप देखेंगे आगे पीछे करके ना, आगे पेड़ हो चाहे बिल्डिंग हो, आप उसको आगे पीछे करके देखिए, पूरा प्रतिबिंब एक बार में नहीं आएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण में नहीं बनेगा पूरा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में नहीं बनेगा। ठीक है, अब आप समतल दर्पण, समतल दर्पण में भी नहीं बनेगा। अवतल लेंगे आगे पीछे करके, उसका भी नहीं बनेगा। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण में जब आप देखेंगे तो उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है। जानते हैं ना, उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है। तो बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बदल जाता है। कौन सी बदल जाता है, दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है ना, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। क्या मिलता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, बहुत बड़ा ना विस्तृत क्षेत्र मिलता है, जिसके कारण बहुत दूर तक की वस्तुओं को इसमें देखा जा सकता है और पूरा उसका इमेज, फुल इमेज बनेगा। क्या बनेगा, फुल इमेज, पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा। किसमें, उत्तल दर्पण में।
तो उत्तल दर्पण ही वह है जिसमें किसी वस्तु का, बड़ी वस्तु का, लंबी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि यह छोटा होगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा, लेकिन पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि बाहर की ओर वक्रित होने के कारण एक बहुत विस्तृत दृष्टि क्षेत्र मिलता है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र को यह देख पाता है। आपतित किरणें इसमें पड़ती हैं, दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसके कारण उससे बड़ी वस्तु का इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? हमेशा आभासी और सीधा, और वस्तु से छोटा। कौन सी? बड़ा नहीं, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण के केस में बनेगा। और उत्तल दर्पण ही वह है दर्पण जिसमें किसी बड़ी या लंबी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब, फुल इमेज प्राप्त किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि यह बाहर की ओर वक्रित होता है, और बाहर की ओर वक्रित होने के कारण बहुत बड़ा दृष्टि क्षेत्र मिलता है, ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, जिसके कारण उस बड़ी वस्तु का या लंबी वस्तु का छोटा पूर्ण प्रतिबिंब हमें मिलता है। आप कभी आगरा गए होंगे तो आगरे के किले में एक बाहरी दीवार पर उत्तल दर्पण लगाया गया है, देखकर बड़ा कौतूहल होता है। उसकी सीढ़ियों पर टेरेस जो बनाए गए हैं, उस पर आप ऊपर नीचे चढ़ करके आप सही स्थिति में जाकर देख सकते हैं कि बड़े बड़े पेड़ों का, बिल्डिंगों का पूर्ण प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। तो आज हम इतना ही, आगे बढ़ेंगे।